हेलो एवरीवन। आज एक सेंसिटिव टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, धर्म संसद एंड इंडियन पार्लियामेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्लियामेंट के पास लॉ मेकिंग पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास लॉ मेकिंग पावर है। कोई प्राइवेट बॉडी जो है वो लॉ नहीं बना सकती। हाल ही में जो धर्म संसद हुआ था उसमें 32 पेजों का ड्राफ्ट आया है और उस 32 पेजों के ड्राफ्ट में कुछ बातें कही गई हैं, जैसे 16 साल के ऊपर के लोग को के पास वोटिंग राइट होगा, मुस्लिम और क्रिश्चियंस को वोटिंग राइट नहीं होगा, कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग होगी और एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं होगा, अखंड भारत होगा। अखंड भारत का मतलब कि जो पुराने मैप हैं जहां अफ़गानिस्तान से लेके ये पूरा जो हमारा जम्बू द्वीप है इसको कवर करा गया है। और भी बहुत सारी बातें करी गई हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, क्या हिंदू राष्ट्र अगर बनाना ही था तो क्या जो हमारे फोर फादर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं चाहा? दूसरी बात, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जानबूझकर सेकुलर टर्म क्यों जोड़ा गया? ओरिजिनली उन्होंने चाहा, उन्हें लगा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर बाद में उनको लगा कि नहीं, फ्यूचर में कुछ ऐसी फोर्सेस आ सकती हैं जो इस साइलेंस का मिसयूज़ करेंगी और इसीलिए डेलिबरेटली 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया और टर्म सेकुलर को जोड़ा गया। केशवानंद भारती के केस में इस बात को साफ बात कहा गया कि जो सेकुलरिज्म है वो बेसिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो भारत हम एक ऐसा देश बनाना चाहते थे जहां सभी धर्म के लोग सेम फ्रीडम के साथ अपने रिलीजियस राइट्स का इंजॉयमेंट कर सकें। आर्टिकल 25 से 28 तक उनको रिलीजियस फ्रीडम दी गई है। वो अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, वो टैक्स से उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिला है, साथ में वो अपना बिलीफ है उसके हिसाब से काम कर सकते हैं, बट विद अ रिस्ट्रिक्शन। 25(1) में रिस्ट्रिक्शन दे रखा है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अगर कोई ऐसी बात करता है जो किसी पर्टिकुलर बिलीफ के लोगों के अगेंस्ट में है तो उसको रोक दिया जाएगा। यहाँ पे एक बात और करना चाहता हूँ कि अगर आप हिस्ट्री में उठा के देखेंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, आज भी क्लियर नहीं है कि उनका रिलीजियस बिलीफ क्या था। उसके बाद वैदिक कल्चर आता है और वैदिक कल्चर से थोड़ा सा चीज़ें क्लियर होती हैं और वो सनातन धर्म की बात करते हैं, और जो बाहर से लोग आते हैं वो सनातन धर्म को हिंदू कहने लगे और बाद में हिंदू टर्म फेमस हो जाता है। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत कम ऐसा समय होगा जहाँ पे एक छत्र शासन किसी राजा का रहा हो, एक पर्टिकुलर एक टेरिटरी में रहा है, कभी किसी दूसरी टेरिटरी में रहा है, पर कंप्लीट बड़ा मुश्किल है। तो अंग्रेज़ों का एक कंट्रीब्यूशन हम ये कह सकते हैं कि वो आए और पूरे इंडिया को यूनाइट करा। तो ये जो यूनिटी की जो फीलिंग आज हम जो बोलते हैं, जैसे नेशनलिज्म आप आज के टाइम में जो हम बोलते हैं, वो अंग्रेज़ों का कंट्रीब्यूशन है। वो जब आए तो हमें पता पड़ा कि इंडिपेंडेंस के बारे में, नेशनलिटी की फीलिंग के बारे में, और उसका फ़ायदा हमें मिला और हमने इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट है उसमें पार्टिसिपेट करा और क्या है, भारत को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर करा। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, सेंट अगस्टाइन की बुक है सिटी ऑफ गॉड। सिटी ऑफ गॉड में बोला गया है कि दो तरह का क्या है, पैरेलल सिस्टम होता है गवर्नमेंट का। एक तो जो राजा होता है मोनार्क उसका, और दूसरा होता है गॉड। और जो गॉड है उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो पादरी होता है, और उस पादरी के अंडर में राजा आता है। तो राजा, इसका मतलब कि जो भी काम करेगा उस पादरी से पूछ के करेगा, अगर नहीं करेगा तो वो गॉड का जो किंगडम है उसका वायलेशन होगा। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करता है कि कौन किसकी बात सुनेगा। तो ऐसा ही कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं हमारे देश में कुछ लोग क्रिएट करना चाहते हैं कि धर्म बड़ा है या ये जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है पार्लियामेंट ये बड़ा है। देखिए, पार्लियामेंट जो है वो एक तरह से एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ लोगों ने अपने कुछ राइट्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को दिया और वो रिप्रेजेंटेटिव उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो अगर जो सिटीजन्स हैं, अगर ठीक है, और आप किसी मेजॉरिटी को आप क्या है ज़्यादा राइट दोगे तो माइनॉरिटी क्लास हमेशा डिस्टर्ब रहेगी। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि आप देखते हैं यूरोप में
अमेरिका में जो हमारे लोग हैं उनके ऊपर क्या है नस्ली टिप्पणियाँ करी जाती हैं, उन पे अटैक होता है और हमें वो बहुत ख़राब लगता है। लोग कोर्ट में जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली वहाँ के कोर्ट काफ़ी एक्टिव हैं और उसमें रिलीफ प्रोवाइड करती हैं। तो क्या हम ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहाँ बाहर के लोग सप्रेसिव फील करें? क्या हम भारत को तालिबान बनना चाहते हैं? एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं हेट स्पीच के बारे में बात करूँगा। जैसे हमने बात करा कि आर्टिकल 25(1) इस चीज़ को क्या है प्रोहिबिट करता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बात करी जाती है। उसी तरह से जो सेक्शन 95 है आईपीसी का, इस तरह के पब्लिकेशन को प्रोहिबिट करता है जो हेट स्पीच से रिलेटेड हो। सेक्शन 153B, 292, 293, 295A, 124A, 153A, तो ये सारी चीज़ें क्या है इस तरह के हेट स्पीच को प्रोहिबिट करते हैं। तो हमारे देश में आप किसी रिलीजन के बारे में, किसी बिलीफ के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं जो कि क्या है ऑब्जेक्शनेबल हो। तो ये कुछ हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पे आपसे कहना चाहता था आर्टिकल 44 के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती हैं कुछ चीज़ों से, मगर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो काफ़ी ठीक है, इसको लाया जा सकता है क्योंकि इसके लाने से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकेंगी, लाइक मैरिज से रिलेटेड, डाइवोर्स से रिलेटेड, अडॉप्शन से रिलेटेड, इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो डिस्प्यूट हैं वो आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आज के टाइम इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन मैरिजेस बहुत होने लगी हैं, एनआरआईज हैं जो बाहर चले जाते हैं, तो उससे रिलेटेड अगर ये आ गया तो काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। दूसरी बात, मैं प्राइवेट बिल और पब्लिक बिल के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखिए, प्राइवेट बिल वो बिल होता है जो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ला सकता है। तो 1952 से अभी तक 14 क्या है प्राइवेट बिल लाए गए हैं, और जो पब्लिक बिल होता है वो एक मिनिस्टर लेके आता है। पब्लिक बिल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर वो गिर गया, पास नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट को रिजिग्नेशन देना पड़ता है, यानी उसका पार्लियामेंट में कॉन्फिडेंस नहीं है। मगर जो मेंबर बिल होता है, प्राइवेट बिल होता है, इसके सिनेरियो में ऐसा नहीं होता। तो अगर किसी को कोई दिक्कत है या कोई वेलफेयर करना चाहता है तो कॉन्स्टिट्यूशन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रहा है। आप किसी भी एमपी के पास जाइए, एक ड्राफ्ट उसको दीजिए, और अगर उसको अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली वो पार्लियामेंट में आपकी बात को कहेगा। एक सेशन में 3 से ज़्यादा प्राइवेट बिल नहीं लाए जा सकते। और जैसा आपने देख ही रहे हैं कि 1952 से अभी तक केवल 14 बिल आए हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, मगर ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। और जो आर्टिकल 368 है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो शायद गवर्नमेंट इतना कॉन्फिडेंट नहीं रहती हैं कि इसको फॉलो किया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट किया जाए। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशंस में से एक है। बहुत सोच समझकर, बहुत सारे डिस्कशन के बाद ये प्रोडक्ट आया है, और अगर हम नियर बाई कंट्रीज़ को देखेंगे तो एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है। और हमारे यहाँ कोई अभी तक कूप नहीं हुआ है, मिलिट्री विद्रोह नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बातें क्या है बाहर आनी चाहिए, और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव्स को इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अगर वो आज स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगी तो फ्यूचर में इस तरह की प्राइवेट बॉडीज अनाप शनाप बातें लेके आएंगी, और उससे हमारी सोशल हार्मनी पर अफेक्ट पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपके ओपिनियन चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं, क्या इस तरह की धर्म संसद को इस तरह का अधिकार होना चाहिए कि वो एक नए कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट है वो लेके आ सकें, और हमारी जो एपेक्स बॉडीज़ हैं वो चुपचाप बैठे ये सब देखते रहें। अगर आप चुप रहें तो बिलीफ में लोगों का विश्वास इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन से ख़त्म हो जाएगा, और अगर विश्वास ख़त्म हो गया तो आप जानिए कि ये केवल एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर वो ख़त्म होता है तो एनार्की के अलावा कुछ नहीं हासिल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।